Hello, my dear learners. So, how are you all, guys? Hurry up, keep on connecting. Myself, Rekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all. तो आज हम CG सेट का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं. सॉरी, जो अभी हुआ है 2024 वाला है ना, प्रीवियस ही हो गया, राइट? अब जो हो चुका है एग्जाम वो हमारा प्रीवियस ही हो गया. वैसे देखा जाए तो एक बार सभी लोग सेशन में आ जाइए. 2-2.5 घंटे का सेशन रहेगा. आराम से बैठकर सारे क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे. आप सभी लोग सेशन में आ जाइए. गुड इवनिंग टू एवरीवन. अमर, साइमा, प्रिया, सभी लोग सेशन में आ जाइए वन बाय वन. आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू हियर. एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए. जस्ट पुट दी मैसेज की क्लास इज लाइव. आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि मैम ये क्लास ले लीजिए. एंड कल ही आपका एग्जाम हुआ था, पेपर मेरे पास आ गया है, मैंने सोल्यूशन किया है. एंड आई विल बी डूइंग दी क्वेश्चंस विद यू, राइट? गुड इवनिंग प्रिया, अ वेरी गुड इवनिंग. तो सभी लोग आ जाएं सेशन में और फिर मैं सेशन का डिस्कशन शुरू करूंगी. Myself Rekhanshu Singh, your chemical science educator. Currently, I am pursuing PhD in nanomaterials. All India rank 27 in NET, 3 times GATE qualified, IIT JAM qualified, DU PGMSC entrance exam qualified, and 3+ years of experience in teaching you all in NET and GATE. And I've mentored 3000+ students for the same. देखिए सभी लोग सेशन में कनेक्ट कर लीजिए एंड मैं स्टार्ट करूंगी बस थोड़ी सी देर में. दूसरा, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है कि जो स्टूडेंट्स दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर अपकमिंग जुलाई वाले एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो यू कैन अनलॉक योर की टू योर सक्सेस. फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को ऑन CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन. एंड ये जो ऑफ है ये 27 जुलाई तक वैलिड रहेगा. एंड यू हैव टू अप्लाई द कोड लेक लाइव, LEKHLIVE, राइट? तो आपको ये कोड लगाना है एंड 27 जुलाई तक आप एक कोड लगाकर 50% ऑफ अवेल कर सकते हैं बैचेस में. सभी लोग आ जाइए. वेरी वेरी गुड इवनिंग मारखांदा, देन ज्योति, सृष्टि, एवरीवन. सभी लोग आ जाओ भाई. मैं सेशन को शुरू करने ही वाली हूँ. सो जस्ट कम क्विकली ताकि क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू हो सके. एंड एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो. जितने स्टूडेंट्स भी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इस सेशन में आ जाएं, क्योंकि लेवल वही है एग्जाम का. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई और लेवल है मैम हमारे तो काम का सेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दूसरा, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इन कोर्सेज यू कैन यूज माय कोड लेक लाइव. एंड जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप लोगों के साथ अवेलेबल है, दैट इज केमिस्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम. हाँ, तो यू कैन टेक साइमा, यहाँ से अभी 50% ऑफ स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और ये ऑफर 27 जुलाई तक रहेगा, तो यू कैन यूज इट. ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. अब मैं नंबर वाइज नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी. एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी हियर. ओके, जो बैचेस हैं, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे मैम बैचेस में क्या क्या कराया जाएगा. तो बैचेस में कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी होंगे, रिवीजन टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस होगी प्रीवियस ईयर पेपर्स की. सब कुछ मिलेगा इन वन बैच. तो एक पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट पैक. टोटल क्वेश्चंस आई थिंक पेपर में कितने थे, लेट मी जस्ट चेक इट. अराउंड यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 100 के अराउंड थे. 100 के अराउंड थे क्वेश्चंस यहाँ पर, राइट? चलिए स्टार्ट करें. शेल वी स्टार्ट? बच्चे एक तो यार आप लोग सेशन में कम आते हैं, जितना उसके कंपैरिजन में आप लोग रिकॉर्डेड ज्यादा देखते हो. शेल आई ऑल्सो टेक द रिकॉर्डेड सेशंस? मुझे बता दो, क्या मुझे भी रिकॉर्डेड ले लेने चाहिए सेशंस जिस हिसाब से आप लोग आते हैं? फिर एनर्जी कहाँ है आप लोगों की? मतलब आप लोगों की एनर्जी हमेशा ही 0 है. फास्ट मैंने रखा है, एनर्जी तुम्हारी लो है, पता नहीं क्यों. चलिए देखो, हमेशा जो पढ़ाई है ना वो पूरे मन से होती है, और जो पढ़ाना होता है वो भी पूरे मन से होता है मैम.
नहीं, सुबह कॉलेज आना होता है इसलिए रिकॉर्डेड देख लेते हैं। अच्छा, मुझे भी दिन में साइमा 3-4 क्लासेस लेनी होती है, तो मैं क्या करना शुरू करूं, रिकॉर्डेड देना शुरू कर दूं एक साथ, कि यार सुबह भी उठकर यही फिर से लाइव आना है, काम करती हूँ रिकॉर्डेड ही दे देती हूँ। बताइए क्यों साइमा? फिर चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहाँ से मैं पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूँ। जिसको भी अपना लग रहा है कि भाई पेपर करना है, नेट का एग्जाम निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर नेट में आए हुए हैं। क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन ये रहा, द इंटरमीडिएट एक्स एंड द मेजर प्रोडक्ट वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। क्या होगा ये आपको बताना है। सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। आप लोग क्या एग्जाम में करके आए वो मुझे बता सकते हैं, उसके बाद मैं इसका आंसर आप लोगों को खुद से बताऊंगी। चलिए, एक 45 सेकेंड्स का मैंने यहाँ पर टाइम दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि व्हाट यू थिंक कि क्या होना चाहिए, देन मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने रखूंगी और बहुत ही क्लियर कट वे में हम क्वेश्चंस करते जाएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग भी सोचें, और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो भाई नेट का एग्जाम ही देंगे, तो वो लोग भी जरा देख लें और मुझे बताएं कि आपने कितना प्रैक्टिस कर लिया है। चलो शुरू हो जाओ सभी लोग। The intermediate X and the major product formed in the following reaction are. क्या होगा आंसर? यहाँ पर एक ही स्टूडेंट का आंसर करेक्ट था, दैट वाज साइमा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एलडीए, और ये आपके पास गिवन है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे तो कोई यहाँ पर क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो यहाँ से तो कभी निकल भी नहीं सकता और वैसे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से जो एलडीए है वो प्रोटॉन किस साइड से एब्स्ट्रैक्ट करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। देखिए इतना सभी को पता होता है, राइट, कि मैम ये तो हमें पता है और ये देखो एग्जामिनर को भी पता है। उसने भी क्या किया है, सभी ऑप्शन में जो यहाँ से अपना प्रोटॉन निकाला है, H पॉजिटिव निकाला है, और ये डेंसिटी इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो O नेगेटिव Li, लिथियम इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, एंड यहाँ पर चिलेशन, एंड यहाँ पर इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो डाउट आता है वो आता है कि ये जो आपका इनोलेट है, अब ये सिस बनना चाहिए या ट्रांस बनना चाहिए, सवाल ये है। देखिए इधर आप लोगों ने यहाँ पर E बनाया है, ये Z बनाया है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखो प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग देख ले, CIP रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन, तो 1 2, एंड इस एंड पे 1 2। तो एक तो आपका E इनोलेट है इधर, ये इनोलेट कौन सा हो जाएगा, H, 1 1 2 2, तो ये होगा Z इनोलेट। इधर अगेन आपका E इनोलेट और इधर है आपका Z। तो आप बताएं यहाँ पर E इनोलेट बनेगा या Z? सभी लोग जितने भी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग भाई बताएंगे Z बनेगा मैम, अनवे, वेरी गुड। देखिए जब भी यहाँ पर आपका बल्की ग्रुप अदर साइड पर, जब भी यहाँ पर बल्की ग्रुप होता है तो इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ Z इनोलेट, राइट? तो ये आपका यहाँ पे बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो कौन सा इनोलेट फेवर्ड होगा, Z इनोलेट विल बी फेवर्ड ओवर E इनोलेट। सभी को इतना कॉन्सेप्ट पता है, तो यानी कि फेवरेबल कौन सा होगा, Z इनोलेट। तो जरा Z इनोलेट को फेवर कर दें यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है ये कैसा है, हमारा बल्की ग्रुप है, राइट? तो इस वजह से यहाँ हमारा Z इनोलेट फेवरेबल होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पर M इधर आ गया एंड H इधर आ गया, तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2, एंड ये रहा 1, एंड ये रहा 2। तो देखो यहाँ पर A और C ऑप्शन तो रूल आउट हो गए, बट अब B और D में से आपने कौन सा चुना, B होगा या D? अब ये कैसे करेंगे? सभी लोग सेशन में आ जाइए, आंचल, शैला, एवरीवन। तो देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका Z इनोलेट होता है तो जो आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और जो OH ग्रुप होता है, देखो यहां से ये अटैक करेगा PH, C डबल बॉन्ड OH पर, राइट?
तो एक चीज आप हमेशा, एक चीज ट्रिक ये याद रख सकते हो, ट्रिक कह लो कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट ही है कि यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पर OH बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। नंबरिंग कर लू 1 2, तो ये यहाँ से 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये आ जाएगा आपका OH बनेगा, इधर बनेगा PH और इधर आएगा आपका Me, यही होगा ना, एग्जैक्टली exactly। तो Me और OH हमेशा यहाँ पर क्या होंगे, ये इसके साथ जब अटैक करेगा तो इधर कार्बन इधर आएगा ना, सॉरी एक कार्बन आएगा, कार्बन पे लगेगा यहाँ पर आके OH एंड PH, राइट। ये आ गया आपका OH और इधर लगा हुआ है PH, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4, एंड यहाँ पर भी है आपका 1 2 3 4। तो एक चीज देखो, जब भी Z इनोलेट बनेगा तो ये जो Me और OH ग्रुप है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक दूसरे की सेम स्टीरियो में होंगे। They will always be present in the same stereo in order to prevent the steric crowding। तो यहाँ पर OH और Me की सेम स्टीरियो है, यहाँ पे ये OH क्या है, बिलो दी प्लेन है, और Me क्या है, अबव दी प्लेन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस और नो? जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैम ये तो सेट का पेपर था, हमारे काम का नहीं है, दोबारा अपनी आंखों पे थोड़ा सा पानी डाल लो, नेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टीरियो बेस्ड। तो जो लेवल है एग्जाम का वो सेम लेवल पूछा गया है, 2019 का था लास्ट बार सेट एग्जाम, जो CG सेट लास्ट बार हुआ था 2019 में था, तब लेवल थोड़ा कम था। अब आराम से 5-6 साल बाद एग्जाम हुआ है तो अच्छा खासा लेवल का पेपर है, ठीक है ना? यस मैम। बट आई विल से वन थिंग ओवर हियर कि जिसने नेट की अच्छे से तैयारी की है ना, वो ये पेपर आसानी से कर भी पाया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। विच कीटोन हैज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट? कौन सा कीटोन यहाँ पर लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट कंटेन करेगा? जरा करिए इस क्वेश्चन को, विदिशा, अनीशा, अभिषेक, आंचल, डैनिश, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। Which ketone has the largest molecular dipole moment? अन्वय, डी मैम, पोल, कोई नहीं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप। ए सी मैम, डी भी आया था, बी। देखो जो सी बोल रहे हैं, जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट कब होता है? जब चार्ज सेपरेशन क्या हो, राइट? जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है? तो बेसिकली आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बताना है, कहां पर सही से बनेगा। देखिए अगर यहां पर हम देखें, ये पॉजिटिव बन जाता है इधर और ये नेगेटिव, तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा आपका? एरोमेटिक, राइट? यहां पर अगर ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, एक बॉन्ड टूटता है, तो ये कैसा बनेगा? स्टिल आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर क्या है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, राइट? अब यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा ऑलवेज, तो ये अगेन कैसा बनेगा? एंटी एरोमेटिक, राइट? एंड यहाँ पर अगर आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बताएं यहाँ पर अगेन आपका ये क्या बनेगा? एरोमेटिक। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ए होगा या डी होगा? ए एंड डी दोनों ही तो आपके एरोमेटिक बन गए इधर। अच्छा अब मैं पोल क्रिएट करती हूँ 2 वाला
कितने लोग ट्रू एंड फॉल्स बताना। जो लोग आप डी के साइड है वो ट्रू पे क्लिक करेंगे, जो ए के साइड पर है वो फॉल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सारे लोग ट्रू के साइड है। लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड। यस यस, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाली जो रिंग है हमारी ये स्ट्रेन्ड भी है, स्ट्रेन्ड रिंग है, जिस वजह से हमारा डी वाला होगा वो जीतेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। क्लियर? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया था एग्जाम में? देखो ये सारे क्वेश्चन नेट लेवल के ही हैं, आप लोग ये आराम से देख सकते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नेट में दिखेंगे, आधे लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, which one of the following compound would most easily form its conjugate base? अच्छा, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कंपाउंड है AH, अगर ये H पॉजिटिव को लूज कर दे तो ये जो A नेगेटिव बनेगा ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या है? एसिड है। यस, क्लियर है यहाँ से? और यहाँ पे मैंने कोई B स्पीशीज ली थी, अगर वो इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले तो ये BH क्या बन चुका है आपका? इसने, जिसने H पॉजिटिव को लूज किया, ये तो हमारा क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या बन गया? हमारा एसिड। क्लियर है? तो अच्छा, आप मुझे यहाँ पे बताएंगे पहले तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा, ये बताओ। कौन सा अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनेगा? आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ए ऑप्शन। मैम आप ए ऑप्शन क्यों, किस बेसिस पे बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप ए ऑप्शन किस बेसिस पे बोल रहे हो? आप सभी लोग ये बताएंगे। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हो? अच्छा ठीक है, 4 कर दिया है मैम आप। अच्छा देखिए, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग सोचेंगे यार कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपके पास 4 कंपाउंड है और पूछे कि कौन सा इजीली कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। मैम इसका आंसर क्या है? आपने अनवेस में क्या ट्राई किया? आप फोटो भी भेज सकते हैं, आप फोटो भी भेज सकते हो। देखो, अब मुझे पता है कि मुझे ना यहाँ पर H पॉजिटिव निकालना है, तो अगर इधर से पॉजिटिव निकालो और इधर नेगेटिव बनाए, इधर एक नेगेटिव बनाती हूँ, एक मैं H पॉजिटिव निकालती हूँ, कहां से? यहाँ पे नेगेटिव बनाते हैं, एक बार हम नेगेटिव यहाँ पे बनाते हैं और एक नेगेटिव हम यहाँ पर बनाते हैं, राइट? यही ऐसा कुछ कर सकते हैं। यस, यस मैम, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसमें 3 सिस्टम्स में तो रिंग एरोमेटिक बन रही है, पर चौथे में क्या एरोमेटिक बन रही है? 3 सिस्टम्स में तो रिंग एरोमेटिक बन रही है, क्या फोर्थ में एरोमेटिक बनने का कोई चांस लग रहा है आप लोगों को? नो मैम, राइट? तो फोर्थ में तो कोई चांस नहीं है एरोमेटिक बनने का। अब बाकी देखते हैं।
बाकी केसेस में अब हम क्या देखेंगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। 1 2 3 में से अब देखते हैं स्टेबल कौन सा ज्यादा है। जो सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, देखो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी प्लस आई इफेक्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगी या डिस्टेबलाइज करेगी, ये बताइए। अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया तो ये हमारे इस कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगी या डिस्टेबलाइज करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज को क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्शन होगा। तो ये सेकंड वाला तो आंसर नहीं होगा, ना फोर्थ होगा ना सेकंड होगा। अब आपको सोचना है फर्स्ट और थर्ड के बीच में। देखिए सारे पॉसिबल रीजन सोचेंगे, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर देखिए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस देखो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ये भी एक फैक्टर होता है, राइट। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा यहाँ से, ये अपनी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, यहाँ इनहांस करेगा, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा आएगी तो इधर रिपल्शन ज्यादा आएगा, तो जिस वजह से ये ज्यादा लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए, राइट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जितना ग्रुप पास है, रिलीजिंग ग्रुप जितना पास है उतना ज्यादा प्लस आई लगता है, राइट। क्लियर है। तो यानी कि यहां से अगर हम देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या बनना चाहिए भाई, क्या बनना चाहिए, द करेक्ट आंसर शुड बी दी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। इसे इस तरीके से सोचा जा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कॉपर हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड लैटिस कांस्टेंट ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 3.6 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर कॉपर एटम इन द स्ट्रक्चर इज। ये आपको बताना है। इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे आप सॉल्व, बताइए। हाउ यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक कॉपर है जो एफसीसी बना रहा है और उसका लैटिस कांस्टेंट आप लोगों को गिवन है 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर कॉपर एटम कितना होगा। कुछ बच्चों ने आंसर ए दिया है, कुछ लोगों ने आंसर सी दिया है। बच्चों एक बार सभी के साथ सेशन के लिंक को शेयर कर दो एंड जस्ट पुट अ मैसेज कि मैम इज लाइव सो दैट एवरीवन कैन कम। एंड इससे ज्यादा बेहतर टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को नेट के लिए रिवाइज करने के लिए। ए ऑप्शन मैम देखिए, अगर कॉपर एफसीसी बनाता है तो एफसीसी के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो यहाँ पर हम फेस डायगोनल की बात करते हैं, तो चलो इस फेस पे अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है और ये लेंथ कितनी है a√2। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है नियरेस्ट नेबर का, वो होता है a√2 इज इक्वल टू 4r। और 2r किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो यहाँ पर a√2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2d के, राइट, 2d। तो आपको निकालना क्या है, यही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d निकालना है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2/2। तो इससे ये कटेगा तो यहाँ पर a/√2 आ जाएगा। a की वैल्यू है 3.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √2। √2 कितना होता है, 1.414 होता है। यस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से, 2.54 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यस और नो। आप लोगों ने किया ये क्वेश्चन। अच्छा कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही है जो एग्जाम में भी करके आए थे। अच्छा देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिकल थर्मो से आए वो भी मैं कराऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, मैं समझ जाऊंगी आपका पॉलीमर्स तैयार है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नेट और गेट में आया हुआ है और पुरी शर्मा पठानिया का भी ये सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन था। देखो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, सॉल्व कीजिए सभी लोग और ट्राई कीजिए आप किसी सोल्यूशन तक पहुंच पाए। फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी इसका आंसर।
बी मैम। बी ऑप्शन होगा मैम। देखिए यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जितने लोगों ने ए या बी बोला है जरा ध्यान से देखो, ठीक है। स्टार्ट करें। अनवे ने बी बोला, अनवे देखो चलो। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूं यहाँ पर। आपको क्या गिवन है यहाँ पर, इक्वल मासेस लिया, चलो इधर ही साइड में करती हूँ क्वेश्चन। आपने इक्वल मास लिया है पॉलीमर मॉलिक्यूल का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। तो देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। अब आपके पास दो पॉलीमर है, ठीक है। एक सॉरी जो पॉलीमर है दो मोनोमर से बना है, एक मोनोमर ए है, दूसरा मोनोमर हमारा बी है, ठीक है। इस मोनोमर का मॉलिक्यूलर मास m1 है और इसका मॉलिक्यूलर मास m2 है। पर दोनों के लिए जो गिवन मास है दैट इज m वो सेम है। तो दोनों के लिए मास को मैं m, ये गिवन मास को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लूं। तो अगर मुझे इसके लिए a के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो n1 किसके इक्वल होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड मोनोमर ये किसके इक्वल होंगे, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर mn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ ni अपॉन समेशन ni, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, mn कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड की अगले के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू m2 अपॉन n1 प्लस n2, यही तो करते हो। अब यहाँ पर करो सेम चीज। ये कितना है, n1 कितना है, स्मॉल m बाय कैपिटल m1, तो इनटू m1 हो जाएगा, प्लस n2 कितना है, स्मॉल m बाय कैपिटल m2 इनटू m2, ठीक है। और n1 प्लस n2 कितना है भाई आपका, ये देख लो यहां से, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, m बाय m1 प्लस m बाय m2। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा इधर सॉल्व करूं मैं, जरा ध्यान से देखना इसे। क्या आ जाएगा, mn इज इक्वल टू m1 से m1 कट गया, m2 से m2, तो ऊपर 2m आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो m तो कॉमन निकाल सकते हो, ये क्या बनेगा, m2 प्लस m1 अपॉन m2 इंटू m1 आ जाएगा। ये m से m कट गया, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, mn इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या बोलते हैं, सही है, लॉक कर दिया जाए। तो यानी कि ए या डी ऑप्शन होगा, जिसने भी बी और सी बोला है बिल्कुल ही, सॉरी ए या सी में से कुछ ऑप्शन हो सकता है, जिसने बी या डी लगाया वो बिल्कुल गलत है पहले तो, ठीक है। यस और नो, अनवय ये आई थिंक ये गलत कर दिया पेपर में, कोई बात नहीं, पूरा पेपर सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगी, बस आप लोग सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। मेरे लिए भी मोटिवेटिंग नहीं होता है देखना कि मैं पूरा पेपर करा रही हूँ और स्टिल यू पीपल आर नॉट देयर। अच्छा ठीक है प्रीति, कोई बात नहीं, जिसने नहीं भी दिया है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है अनवय, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब MW कैसे निकलेगा, समेशन NI स्क्वायर होता है अपॉन समेशन NI। तो अब फटाफट कर दे इसे, कैसे करेंगे, देखो वेट एवरेज मोलर मास किसके इक्वल आएगा, m1 स्क्वायर
प्लस n2 इंटू m2 स्क्वायर अपॉन n1 इंटू m1 प्लस n2 इंटू m2। तो देखो नीचे वाला तो मैं सॉल्व नहीं कर रही, नीचे वाला मुझे पता है, ये मैंने सॉल्व किया था तो किसके इक्वल आया था, ये 2m के इक्वल आया था। अभी जब इसका न्यूमरेटर सॉल्व किया था यही तो था समेशन ni mi, इसे सॉल्व करके क्या आया था 2m, तो इसको तो मैं डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2m लिख दूं। ऊपर वाला सॉल्व कर लेती हूँ, ये क्या आएगा m बाय m1 इंटू m1 का स्क्वायर प्लस m बाय m2 इंटू m2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो एक m2 से एक m2 कट गया, एक m1 से एक m1 कट गया, तो ये क्या बचा, देखो ऊपर m कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से कट जाएगा तो m1 प्लस m2 बाय 2 आ जाएगा। तो यही बनेगा आपका वेट एवरेज मोलर मास, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए, यस और नो। सभी को समझ में आ गया अच्छे से भाई, यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे से। सुजाता, रिहाना, एवरीवन आ जाइए जी, ये सही है मैम। ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, गुड इवनिंग। चलो देखो, पेपर ऐसा देखने में जरूर लग रहा है कि सेट का पेपर है, बट लेवल अच्छा है पेपर का। मैं अगेन कहूंगी ऐसा लेवल नहीं है कि बहुत ही रद्दी लेवल आया है कि बस आंख खोलकर जाना था और पेपर दे देना था, नहीं, लेवल सही है पेपर का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल दी HKl, कुछ क्वेश्चंस आपके फेवरेट भी आए हैं, हाँ मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत हार्ड है, ऐसा भी नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का मैं कहूंगी आराम से। हाँ सृष्टि, पहली बार सेट का पेपर ऐसा आया है क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है, राइट। अब जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। बोला है कि क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें HKl प्लेन में सारे इधर सारे HKl की वैल्यू, ऑल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इधर सारी वैल्यूज ऑड होनी चाहिए और ऑल वैल्यूज इवन होनी चाहिए। तो ये किसकी कंडीशन होती है, FCC की। सिंपल क्यूबिक में तो कोई भी वैल्यू सारी अलाउड होती है, BCC में H प्लस K प्लस L इवन होना चाहिए, इसकी ये कंडीशन होती है, राइट। तो FCC की कंडीशन होती है कि सारी वैल्यूज ऑड होनी चाहिए, सारी इवन। तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट ईयर था और बढ़ जाएगा, हाँ ये तो है, लेवल तो बढ़ेगा। देखो चलो देखो, आप लोग तैयारी करना इंक्रीज करें। अच्छा ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था, आई थिंक ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं जब आंसर की आएगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरा आंसर करेंगे। आप लोगों को लगा था ये सृष्टि, लगा ये क्वेश्चन चैलेंजिंग? एक सेकंड में आपको इसके लिए एक डायग्राम भी लगा देती हूँ, जरा जैवलॉन्स की डायग्राम भी लगा देती हूँ, उसी का ही सवाल था ये बेसिकली आपसे। आई थिंक ये इमेज उतनी क्लियर नहीं आ पाई है ना, क्या ये इमेज क्लियर है? एक सेकंड, नो मैम, एक बार रुक जाइए, मैं इसे थोड़ा क्लियर करके अपलोड करती हूँ। अब सही है, अब साफ सुथरी क्लीन इमेज नजर आ रही है ना? यस। अब ध्यान से देखो इस केस को। देखो फ्लोरोसेंस हमेशा कहां से होती है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। तो क्या फ्लोरोसेंस में कभी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है? द आंसर इज नो। आपको बताना है इसमें फ्लोरोसेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोल रहा है इट अराइजेस फ्रॉम अ ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही फॉल्स हो गई, क्योंकि हमेशा एक्साइटेड सिंगलेट से आप ग्राउंड सिंगलेट में जाएंगे और दैट टू यहाँ पर फोटोन का क्या होता है, एमिशन होता है।
तो जो फ्लोरोसेंस और फोस्फोरोसेंस है वो रेडिएटिव प्रोसेस है, राइट। तो अगर बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों तो करेक्ट में से एक ही इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब इन दोनों में से देखना है, ए और सी में से, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो ये बोल रहा है इन दिस प्रोसेस फोटॉन्स आर एमिटेड इन द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो देखो फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस की जब भी बात होती है तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एच म्यू, ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है तभी कलर आता है, इसीलिए फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस नाम दिया गया है। तो यानी कि यहाँ तो रेडिएटिव ट्रांजिशंस होंगे, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन तो नहीं है, तो ये कैसा है, रेडिएटिव। ये प्रोसेस कैसा है आपका, रेडिएटिव है, राइट। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब बताइए नेक्स्ट कहता है कि फ्लोरोसेंस ट्रांजिशन का रेट कम है एज कंपेयर टू फोस्फोरेंस, क्या ये ट्रू है। मनीषा ने, देखो ये वो स्टूडेंट्स हैं कि अब सारे ऑप्शंस तो हट गए, एबीडी तो सी ही बोल देते हैं कि यही बचेगा। बच्चे सी भी तो ट्रू नहीं है। फोस्फोरोसेंस को आप क्या कहते हो, फोस्फोरोसेंस को ही तो डिलेड फ्लोरोसेंस बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लोरोसेंस। की जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तब क्या देखा था कि कुछ लाइट, कुछ फ्लोरोसेंस पहले नजर आ रही थी तो उसे तो फ्लोरोसेंस नाम दे दिया था उस प्रोसेस को। फिर देखा कि कुछ कलर बाद में ट्रांजिशन छोड़ रही है तो उसे डिलेड फ्लोरोसेंस बुलाते थे, बाद में उसका नाम फोस्फोरोसेंस रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो कि अगर ये ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में आएगा तो ये स्पिन चेंज भी करता है, इधर इसे स्पिन चेंज भी करना होता है, एंड देन ये ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तब जाकर ये ट्रांजिशन होती है रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो इसीलिए ये केस कैसा होगा आपका, इसका रेट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, इसका रेट वेरी लो होता है एज कंपेयर टू फ्लोरोसेंस। तो यानी कि एक चीज है, हाँ इसमें स्पिन चेंज होता है, इसीलिए दैट इज वाई इसका जो रेट है वो लोएस्ट होता है इनमें से। तो यानी कि ये भी एग्जाम्पल नहीं हुआ। तो देखो अगर ये क्वेश्चन में गलती से, मुझे लग रहा है एग्जामिनर ने फ्लोरोसेंस दे दिया, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें अगर किसी ने भी कोई भी आंसर लगाया होगा सबको मार्क्स मिलेंगे, या फिर ये क्वेश्चन ही हट जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा। यहाँ पे फ्लोरोसेंस की जगह क्या आना चाहिए था, फोस्फोरोसेंस। तो जिसने से मार्क किया है उसे नंबर मिलेगा, जिसने कुछ भी नहीं किया उन्हें नहीं मिलेगा। देखो फोस्फोरोसेंस अगर देखा जाए तो इन दिस प्रोसेस फोटॉन्स आर एमिटेड इन नॉन रेडिएटिव, हट जाता। इट अराइजेस फ्रॉम अ ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन एनर्जी स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, बी और सी यहाँ पे देन ट्रू हो जाती, राइट। एंड देन द रेट फॉर फोस्फोरोसेंस इज हाई। तो देखो फिर बी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, ए सी डी तो रॉन्ग ही थे, तो यहाँ पर हमें बी आंसर मिल सकता था अगर फ्लोरोसेंस की जगह फोस्फोरोसेंस कर देते तो, राइट। तो ये हो सकता था। अब आई डू नॉट नो, हाँ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। पहले ये ट्रिपलेट से अपना जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आकर ट्रिपलेट जो T1 स्टेट है वहां पर आकर अपना स्टेट, अपना स्पिन चेंज करेगा एंड देन नीचे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्पिन, जो डिफरेंस है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की ट्रांजिशंस हैं इसके केस में। तो ये इसके लिए ट्रू है फ्लोरोसेंस, फोस्फोरोसेंस के केस में। तो अगर यहाँ फोस्फोरोसेंस हो जाता तो भी ऑप्शन बन सकता था, बट अब जो एग्जाम में आपको गिवन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये आप चैलेंज जरूर करना जब आपके आंसर की आ जाएगी तो, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ये अब नेट में भी आ रहे हैं, तो देख लो जो नेट में लेवल आ रहा है ना वही सेट में लेवल आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, शुरू हो जाइए।
ई की वैल्यू से ही हो गया, सी की वैल्यू से ही हो गया। देखो यहां पर अगर ई है तो देखो, अगर हमारा जो ई के जो भी ये वाला जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसकी जो भी वैल्यूज होती है दीज आर द डायमेंशंस, 1 1 1 1, ये क्या है डायमेंशन। तो जब भी वन डायमेंशन होती है तो उसके लिए म्यूलिकन सिंबल यूज होता है ए या बी, राइट। तो 2 डायमेंशन के लिए यूज होता है ई, 3 डायमेंशन के लिए हम टी यूज करते हैं या एफ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब हम अगर इसे देखें तो यहाँ पर ई यूज किया है तो सी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी विल बी +2। तो उसको देखते ही डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड का आंसर था ये। एक और चीज आप लोग देख सकते हो, अब इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूं, देखो यहाँ पर ए कैसे देखेंगे आप, ऑर्थोगोनैलिटी का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। देखिए कैसे, a1 इंटू a2 इंटू यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 प्लस C2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए, तो ये 2a बन गया। एंड ये कितना है 2 इंटू 1 इंटू -1, तो ये बना -2। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0। ये हमारा ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम बोलता है। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आपका 2a किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। तो a की वैल्यू -1 आनी चाहिए, a की वैल्यू -1 आई है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बाकी भी निकाल के देखो, बी के लिए भी निकाल के देखो, डी के लिए भी निकाल के देखो, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्लियर है, yes or no? Clear for everyone? Yes मैम, नो मैम, हाँ जी मैम, ना जी मैम, यस मैम। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मैंने अभी भी रिसेंटली क्वांटम पढ़ा है, तब मैंने आपको ये करवाया था। इस क्वेश्चन को कीजिए, बोल रहा है द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L इज कन्फाइंड बाय दिस वेव फंक्शन। आपको बताने की कहां कहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलने के चांसेस हैं। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो जरा, सभी लोग बहुत ध्यान से सोचिए। ये मैंने बहुत ही रिसेंटली भी कराया आप लोगों को। एन वैल्यू से होगा मैम, जरा सोचो कि कैसे होगा। सुजाता, थिंक अबाउट इट, कैसे होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्यों भाई, क्यों सुजाता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूजा इज ऑल्सो कनेक्टेड। करें क्या सॉल्व? जी मैम, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पर आपको n की वैल्यू दी है वो 3 है। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो किस पॉइंट पर आता है, दैट कम्स बाय L/2n, राइट। जो पहले मैक्सिमा का फॉर्मूला होता था वो किस पर आता है, L/2n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यही फॉर्मूला होता है √2πL sin n πx/L। तो n की वैल्यू कितनी है, तो L/6 पे फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। तो देखो ये मेरा पार्टिकल इन अ बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 से L है, ठीक है, 0 से L। तो अब L/6 पे पहला ही मैक्सिमा आएगा, तो ये हमारा L/6 हो गया, ये 2L/6 हो गया, ये 3L/6 पे हो गया, राइट, ये 4L/6 हो गया, ये 5L/6 हो गया, और वो 6L/6। देखो तो पहला मैक्सिमा आया। साइन वेव कैसे चलती है, मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा नोड, इवन टाइप मैक्सिमा ऐड होगा तो नोड आएगी। रिवीजन करा रही हूँ। फिर एक और मैक्सिमा मिनिमा, फिर दोबारा जोड़ेंगे नोड, फिर आएगा मैक्सिमा 5L/6 पर, और फिर आ जाएगा आपका नोड।
तो एक बात बताइए, आपसे क्या बोला गया है? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये आपका वेव फंक्शन वर्सेस एक्स का प्लॉट है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करेंगे तो साई स्क्वायर करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और इसका भी स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो ये इस तरीके से आएगा। तो अगला मैक्सिमा किस पर आएगा? इस पॉइंट पर। साई इंटू साई स्टार करते हैं ना, तो देखो जब आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये ऊपर जाएगा, और तो ये आ जाएगा आपका। तो किस किस पॉइंट पे मैक्सिमा आया? 5l/6 पर। 3l/6 को हम l/2 लिख सकते हैं, और l/6, तो l/6 देन l/2 एंड देन 5l/6। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपने ये कैसे कर दिया? क्लियर है? समझ में आया? तो जो मैंने पढ़ाया था वही आया है, बस थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस लगाते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो सवाल इजीली बन जाते। क्लियर है मैम? वेरी गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम आपने कराया था, यस। मैं वही कह रही हूँ, आप मेरी क्लास के क्वेश्चंस पहले, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ थियोरी कर रहे हो, तब आपको लगता है कि मैम हम थियोरी कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। और अभी भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह देंगे कि मैम हमसे ना क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि आप सिर्फ थियोरी वाली क्लास में आते हो। जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप गायब रहते हो कि हम तो आराम से रिकॉर्डेड देख लेंगे, हम तो तब देख लेंगे। यस और नो? तो जो बच्चा रेगुलर नहीं रहेगा, देखो जैसे कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, अगर आप उसे कंटिन्यूअसली करते रहोगे वो चीज आ जाएगी। आप पहले दिन खाना बनाने लगे थे, जब आपको आया था क्या पहले दिन किसी से भी रोटी गोल बनती है क्या? किसी से भी नहीं बनती भाई। मैं मान ही नहीं सकती जो कहे कि मैंने पहले दिन ही रोटी बनाना शुरू किया था, ना ही वो चुपकी, ना ही वो टूटी, और वो एकदम गोल बन गई। नहीं बनी। डेली उसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करते हो भाई, यस और नो, तभी बनती है। तो क्वेश्चंस जब डेली क्लास कब हो रही है, आपको आना पड़ेगा भाई सेशन में। और यहाँ तो ऐसा भी नहीं कि आपको ढूंढना पड़े, आपको सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्रोफाइल पर जाओ, लेखांशु सिंह टाइप कर दो, मेरा नाम भी काफी यूनिक है, और डालते ही आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस दिख जानी है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे लॉग इन कर रखा है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रेजेंट हो, वहां से मैं डेली लिंक भेज रही हूँ। तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं करना है, बस पेशेंस का काम है। सब कुछ बना बनाया स्पून में परोस के मिल रहा है, बस आपको उसे अंदर लेके जाना है, बस इतना ही करना है। वो भी नहीं हो रहा है, और क्या किया जाए? अब एक काम हो सकता है कि मैं घर जाकर बोलूं कि ये करो करो करो, और दिमाग में खोलकर उसे खुद ही अंदर एब्जॉर्ब करवा दूं, बस यही रह गया है। हाँ, यस, बिल्कुल मनीषा, वही चीज रह गई। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप वही हो सकता है, आई थिंक लास्ट पॉसिबल वे। उसके अलावा तो सब ट्राई हो चुका है। चलो, ये इंपॉर्टेंट, ये भी मैं अभी क्वांटम में कराकर ही हटी हुई। ये प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या क्या तुम बहुत जो आंसर्स लगाते हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगाते हो। मतलब मेरे को भी सोचकर 5 मिनट ऐसा लग जाता है कि क्या बात है, ये मेरे ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो आप जरा जरूर इस पे दिमाग लगाइए और मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग मुझे कभी देखो, एक होता है टीचर बच्चों को सरप्राइज करती है, पर मेरे बच्चे इतने यूनिक है, वो मुझे कभी भी सरप्राइज करने का मौका नहीं छोड़ते। देखो, ज्यादा सरप्राइज मत कर देना कि पता लग रहा है क्लास में हार्ट अटैक ही आ गया देख करके, ये क्या ही कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स मत करना। अनवे सी कैसे होगा जरा देखो। लीनियर ऑपरेटर भाई सिंपल सी बात बोलता है, अगर दो फंक्शन है एफ एंड जी, और उन पर अगर हमने किसी ऑपरेटर को लगाया, तो अगर ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है तो कैसे अप्लाई होगा? पहले ये फंक्शन एफ पर लगेगा, देन ये फंक्शन जी पर लगेगा। राइट, दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। तो ये यही तो कह रहा है, यहाँ ऑपरेटर क्यों है, पहले इस पे लगा दिया, देन इस पे लगा दिया। तो सी तो लीनियर ऑपरेटर की ही कंडीशन है।
राइट। देन अगर हमारा दूसरा P और Q दो ऑपरेटर है और इसे किसी फंक्शन पे लगाया तो क्या मतलब है, पहले ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा फंक्शन पे, देन दूसरा ऑपरेटर ऑपरेट होगा फंक्शन पे, राइट। अब देखो ये लीनियरिटी की ओवरऑल कंडीशन है कि अगर कोई भी ऑपरेटर, दो फंक्शंस गिवन है और उनके आगे उनका कांस्टेंट है, तो ऑपरेटर फंक्शन पे लगेगा और कांस्टेंट आगे आ जाएगा, राइट, प्लस माइनस, देन अगेन ये कांस्टेंट C आगे आ जाएगा एंड ऑपरेटर G फंक्शन पे लगेगा। तो ये तीनों तो सेम ही है लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन। जो ये कंडीशन गिवन है ये किसकी है, कॉम्यूटेटर की है। ये कंडीशन किसकी है, कॉम्यूटेटर की है, कि अगर P और Q कम्यूट करते हैं, राइट, तो P इंटू क्यू करेंगे अगर किसी वेव फंक्शन पे, या फिर Q इंटू P करेंगे तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, राइट। तो अगर ऑपरेटर्स P एंड Q कम्यूट करते होते, ये लिखा होता है, तब ये कंडीशन ट्रू होती है। ये कब होगा, इफ दे कम्यूट। तो दिस इज नॉट लीनियरिटी। क्या ये लीनियरिटी की कंडीशन है भाई, किस एंगल से लीनियरिटी लग रही है ये, तो डी ऑप्शन गलत है भाई। तो यही आंसर होगा यहाँ पर, राइट। तो ये तीनों तो लीनियर के ही ऑपरेटर्स हैं, तो विच इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू पे पहले तो हाईलाइट कर लेना। किसी ने सिर्फ ट्रू पढ़कर ए कर दिया होगा तो यहाँ पर उसने नेगेटिव मार्क्स बटोर लिए होंगे अपने खाते में। यस मैम, ठाकुर इज कनेक्टेड। ओ नॉट ट्रू है, देखा, ओहो, साइमा कह रही है ओ मैम नॉट ट्रू था। अब देखा, मैं वही कह रही हूँ ना, अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन में से ट्रू समझ के पहला ही ऑप्शन देखा होगा और उसे ट्रू पे क्लिक करके आ गए होंगे। नॉट नहीं देखा मैम, कोई बात नहीं, अब देख लो, यहाँ के आंखें खोलो, भी नेट का पेपर है, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ पेपर क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ देख कर जाओ कि एग्जाम में आए तो आंखें खुली रहे, वहां पर बंद मत कर लेना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर ट्रू फॉर द लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। कौन से assumptions ट्रू हैं लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। ऋतिका कह रही है यही तो सवाल है जो आना चाहिए था एग्जाम में, बस यही तो उनका फेवरेट सवाल है जिसके लिए हम ये एग्जाम देने गए थे, है ना। इसी का इंतजार था इस पूरे एग्जाम में, इसी ने बस दिल खुश कर दिया था, सबसे आसान क्वेश्चन पेपर का। क्यों भाई सृष्टि, यस मैम, यही क्वेश्चन ने दिल खुश कर दिया था। लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है कि जब भी केमिकल एडसॉर्प्शन होगा तो जितनी भी साइट्स है जिन पर एडसॉर्प्शन होगा सारी साइट्स इक्विवेलेंट होती है नेचर में, और जो केमिसॉर्प्शन है वो मोनोलेयर होता है, उसके ऊपर एक लेयर अगर लग गई उसके ऊपर दोबारा एटम्स नहीं बाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी ट्रू है। क्या कोई साइड जो भी मॉलिक्यूल यहाँ एड्सॉर्ब हो गया वो बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी विल बी द आंसर। मैम नेगेटिव मार्क्स में आने वाले मार्क्स भी कट कर दिए होंगे। हाँ जी साइमा, बिल्कुल। आपने दिया था क्या बच्चे पेपर, साइमा आपने पेपर दिया था, पेपर में ये गलती करी या यहीं पर कर रहे हो अभी। माइनस नहीं थी मैम, अच्छा नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी पेपर में। सृष्टि कह रही है तभी तो पेपर हमने बड़े ध्यान से भरा था, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। अरे वाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो बहुत ही बढ़िया। बट देखो नेट ऐसा नहीं करेगा, नेट नेगेटिव मार्किंग भी देखो, और -1 होता है वहां पूरा नेगेटिव मार्किंग, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करें हम यहाँ पर। हाँ जी, ये क्वेश्चन कैसे किया था, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। स्टैटिस्टिकल थर्मो के क्वेश्चंस हैं ये, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के सवाल आए थे। मैं लाइन से सारे स्टैटिस्टिकल थर्मो के क्वेश्चंस कराऊंगी यहाँ पर।
मैम रीडिंग पोर्शन ज्यादा थी पेपर में, ए ऑप्शन मैम। देखो यहाँ पर ये सवाल कैसे हुआ होगा, आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन करा होगा अटेम्प्ट, तो देखो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द वेसल अपॉन डी ब्रॉगली थर्मल वेवलेंथ का क्यूब होता है, लैम्डा क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर देखो गिवन क्या था, पार्टीशन फंक्शन निकालना है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन मतलब क्यूटी निकालना है। ये वो क्यूट वाला क्यूटी नहीं है, ये क्यू क्या होता है पार्टीशन फंक्शन, और टी क्या है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना है, अब आप कहेंगे मैम वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है, तो बोला है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक इस वॉल्यूम में कन्फाइंड है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो सेंटीमीटर क्यूब से पहचान जाना चाहिए था कि वॉल्यूम गिवन है। तो कितना था वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जो थर्मल वेवलेंथ है वो कितनी गिवन है 7.12 इंटू 10 की पावर -11। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में, तो कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा 7.12 इंटू 10 की पावर -9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लैम्डा का क्यूब करना है तो इसका क्यूब कर दो आप, राइट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब से तो सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 10 की पावर 27, 9 3 27 ऊपर जाएगा, अपॉन 7.12 का क्यूब। इसे सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करना, 100 डिवाइडेड बाय, मैं आप लोगों के साथ ही करती हूँ, मुझे तुम्हारे आंसरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हो भाई तुम लोग। ये वैल्यू आएगी 0.277 इंटू 10 की पावर 27, राइट। तो यस, इसे हम लिखेंगे 2.77 इंटू 10 की पावर 26। ए आंसर विल बी द करेक्ट। बिल्कुल सही है जिसने ए लगाया था, क्लियर है। तो कल वाले एग्जाम में जो भी यहाँ पर ए लगा कर आया वो बिल्कुल सही है जी मैम। चलो अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट सा लगा कि नेट में भी आएगा तो आधे लोग गूगली खाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लोग अपना दिमाग क्या लगाएंगे वो भी मुझे पता है, तो एक बार इस क्वेश्चन को करो जरा, बी ऑप्शन होगा। वेरी गुड संदीप, बाकी लोग भी आंसर करेंगे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में संदीप फर्स्ट आ गए एकदम। बी लगाया हूं मैम। वेरी गुड रितिका, बिल्कुल कमाल, बिल्कुल कमाल ही कर दिया रितिका। देखो यहाँ पर आपका डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आएगा क्या, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। आपको इस सेल के लिए ई नॉट निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब ये सेल कैसे गिवन है, एक AgCl का पार्ट है, तो दैट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, AgCl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये रिडक्शन पार्ट में जाएगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और Ag प्लस Cl नेगेटिव, और अनोडिक कंपार्टमेंट में कौन जाएगा, हाइड्रोजन भाई, एंड इट विल रिलीज H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो अब हम जरा इन दोनों को मिला दें तो यही इक्वेशन बन जानी चाहिए, यही बन रही है हमारी AgCl प्लस हाफ H2 गिविंग Ag प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो अब सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक पहचान बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड होती है, तो यहाँ पर Ag की होती है, इसके चारों तरफ AgCl होता है, और सोल्यूशन में क्या होता था Cl नेगेटिव। तो जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन कराया था तो Cl नेगेटिव से AgCl टू Ag वाला वो आपका रिडक्शन था, ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था यहाँ पर, ये आपको कौन सा गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा -0.2223, और इसके लिए तो वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल रिएक्शन का ई नॉट कितना आ जाएगा -0.2223 आ जाएगा भाई, राइट। तो डेल्टा जी नॉट कितना आएगा, इधर कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 1,
तो -1 इंटू 96500 फैराडे इंटू माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस देगा पहली बात तो 2223 वोल्ट, तो आंसर जूल में आएगा। करेक्ट वैल्यू बनेगी +21.45 किलो जूल। तो जिसने भी ये माइनस में लगाया गलती करी है, नेगेटिव मार्क्स आप लेकर आए हैं। मुझे पता था ये चीज करी होगी, बहुतों ने करी होगी। समझ में आ गया भाई? राजीव, दीपिका, ऋतिका, नेगेटिव थॉट्स के लिए जगह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप पॉजिटिव काम करो, पेपर सॉल्व करो। तो जितने स्पीड से आंसर बी आया था उतने स्पीड से ही गलत हो गया है आंसर, यस और नो? मैं जब भी कहती हूँ कि देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आसान आते थे कि आपने क्वेश्चन देखा और आपने क्वेश्चन सीधा कर दिया। अब पहले देख लो कि कंपार्टमेंट कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। और पता है एक और इजी ट्रिक भी बताई थी मैंने, सिर्फ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए देखने के लिए, जब मेरा जो प्लस कोर्स है वो अवेलेबल है। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, जो मेरे कोर्स में नहीं है, मेरा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैच अवेलेबल है, आप लोग 50% ऑफ अवेल कर सकते हैं 27 जुलाई तक। कोड लगाना पड़ेगा लेख लाइव LEKHLIVE, मेरे सारे कोड आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। जरा ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, कहाँ है ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिल्वर पे 4 जीरो है, हमेशा AG और AgCl को देखा करो। ये प्लस है तो 0 से +1 जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 0 से +1 जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यानी कि Ag से Ag+ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा होगा। तो ये क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप देख सकते थे, आपको रिएक्शन में रिडक्शन गिवन है और क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसीलिए यहां से आप सोच सकते थे। ठीक है, एक ट्रिक भी बता दी है मैंने। ट्रिक क्या है, ये फैक्ट ही है, कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, चलें आगे, धीरे धीरे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का क्या आंसर लगाए आप लोग, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नेट ही है, ये क्वेश्चन से मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई। अगर किसी ने नेट का प्रीवियस ईयर किया होगा, ये क्वेश्चन लगा लिया होगा। ए एंड सी। देखो जो स्टूडेंट्स ए बोल रहे हैं, आप लोगों ने कैसे किया मुझे बताओ। आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं जिसमें आपने 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को भरा है, जो आपके विद एनर्जी लेवल्स 0, इसका एनर्जी लेवल है 1E, इसका एनर्जी लेवल है 2E, इसका एनर्जी लेवल है 3E, विद दी कंडीशन कि जो 3 पार्टिकल्स हैं वो 0E लेवल में है एंड 1 पार्टिकल 3E में है। तो आप कितने कंडीशंस बना सकते हैं, आपको हर कुछ स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। तो आप कैसे करोगे इसे मुझे बता दो। यानी कि टोटल एनर्जी इन्होंने 3E बनवाई है कि 3 पार्टिकल्स इंटू 0, तो एनर्जी 0 हो गई, और इसकी कितनी है 1 इंटू 3E, तो टोटल एनर्जी 3E चाहिए। और कंडीशन भी गिवन है यहाँ पर, उन्होंने टोटल कंडीशन भी बनाकर दी है कि इसी कंडीशन के लिए निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताइए। मैं करवाऊं क्वेश्चन का सॉल्यूशन? चलो वेरी गुड। देखो जब हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, तो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल N फैक्टोरियल अपॉन, देन आप यहाँ पर ऑक्यूपेंसी नंबर देखते हो दैट इज N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल। 2 ऑक्यूपेशंस है यहाँ पर,
सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्टिकल हैं। और ऑक्यूपेंसी की कितनी है, ये ट्रिपल शेयरिंग में रह रहे हैं तो 3 पार्टिकल एक साथ रह रहे हैं, इनटू एक पार्टिकल अकेला रह रहा है तो इनटू 1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, दैट इज 4 वेज। तो जिसने भी ए लिखा है वो बिल्कुल नेट का रट के गए थे, वहां पर कंडीशन गिवन थी टोटल एनर्जी शुड बी 3E, तो वहां पर उस अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी थी। एक ये बनती, देन 2 पार्टिकल 2 में थे, देन 1 पार्टिकल 1 में था और बाकी 2 पार्टिकल 0 में थे, वो अलग कंडीशंस थी। वहां पर गिवन था टोटल एनर्जी 3E होनी चाहिए। मैं वही देख रही थी कि वो 4 + 2 6 वेज, वो नेट का कराया हुआ मेरा क्वेश्चन है, वही 6 कराओगे या वो थोड़ा दिमाग लगा दोगे कि क्वेश्चन बदल गया है, ऊपर का स्टेटमेंट सेम है, नीचे कंडीशन बदल दी है, तो भी आंसर 6 ही लगा कर आ रहे हैं कि हम तो 6 ही लगाएंगे भाई। आप कंडीशन बदल दो, कुछ भी बदल दो, अपने ने 6 देखा था एक बार बस, तो ऊपर का स्टेटमेंट वही दिख रहा है तो हम तो 6 लगाएंगे बस, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। क्यों भाई, ऐसा ही किया पेपर में कि कॉन्सेप्ट तो मैम अपने लिए कराती है, मैम का मन नहीं लगता है क्लास में तो मैम कॉन्सेप्ट करा देती है, बट हमें तो आंसर याद है भाई, 6 था आंसर, वही लगाएंगे चाहे जो मर्जी क्वेश्चन दे दो। क्यों भाई, हंस रहे हैं बादल हो। चलो अगला क्वेश्चन करो। अभी आप नए हो ना सुजाता, ये पुराने हैं, ये पुराने, आप अभी नए हो, आपने मेरे से स्टैट्स नहीं पढ़े, पढ़ चुके हैं। चलो, the volume of a perfect gas is doubled at constant temperature, the total change of molar entropy of the system, ये तुमने कर लिया होगा आई थिंक। इसका क्या किया, एवरीवन इसका आंसर क्या है, ये सॉल्व किया था सृष्टि, ए ऑप्शन मैम। करें हम भी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है फॉर अ परफेक्ट गैस NCV ln T2/T1, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में हो, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात है, प्लस NR ln V2/V1, ठीक है। और आपको गिवन है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ln 1 बन जाएगा और ये क्या होता है 0, तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, 0 बन जाएगी। तो डेल्टा एस क्या बनेगा, NR। तो मोलर एंट्रोपी निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ मोल 1 है, सारी वैल्यूज जूल पर केल्विन पर मोल में, तो R की वैल्यू क्या लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन इनटू ln। क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डबल्ड, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो देन फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो डबल कर दिया गया, तो 2V/V हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन इनटू ln2। क्लियर, तो अब इसे सॉल्व कर लो, ln2 की वैल्यू आई थिंक 0.1693 समथिंग आएगी, सॉल्व करोगे, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए के अराउंड बनेगा, राइट। .76 जूल पर केल्विन, बिल्कुल सही है आंसर, प्रीवियस ईयर नेट के टाइप का क्वेश्चन ही है ये। क्वेश्चन नोटबुक का सवाल है, आपको ये नोटबुक में पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। जो मेरे, जिन लोगों ने अभी भी काइनेटिक्स मेरे से पढ़ा है, जो पढ़ चुके हैं, उनकी नोटबुक में भी ये डेरिवेशन होगा, राइट। देखते ही टिक लगाया या नहीं लगाया सृष्टि, डी ऑप्शन होगा मैम। nth ऑर्डर एनालिसिस कराया था मैंने, हाँ या ना, nth ऑर्डर एनालिसिस कराया था, राइट। अच्छा, आप एक और चीज से, यस मैम करवाया था, आप कई स्टूडेंट्स कह रहे मैम डी कैसे, आप हमें बताओ। देखो, अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, A0/,
2 के यही फॉर्मूला था ना, तो जरा करके देख लेते हैं। आपने ऑर्डर यहाँ पर एन क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डर को, और यहाँ पर हाफ लाइफ से फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं निकाल सकते, वो मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो जरा एन की वैल्यू 0 पुट करना, 0 ऑर्डर के लिए निकालना, क्या यही टी हाफ बनेगी या नहीं, प्रूव कर लेते हैं। 2 इंटू 0 की 0 -1, तो 1/2 -1 बन गया ये, डिवाइडेड बाय -1 इंटू ए नॉट की पावर 0 -1 इंटू रेट कांस्टेंट। क्लियर, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये -1/2 माइनस ये 1/2 हो गया, ए नॉट ऊपर चला जाएगा बाय के, यही बना A0/2 के, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है भाई। 0 ऑर्डर के लिए लगाया, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन देकर गया है या नहीं देकर गया है। तो अगर आप डिराइव नहीं कर सकते तो आप रिजल्ट भी निकाल के देख सकते थे कि किससे करेक्ट आ रहे हैं। क्लियर, दोनों वे से हो सकता है। जो मैंने डेरिवेशन करा है वो पूरे 1.5 पेज का डेरिवेशन है, वो मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, बैचेस में आओ दिख जाएगा। और यहाँ पर ऐसे आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते थे। क्लियर है, फॉर्मूले में पुट करके देख लेते, आपको फॉर्मूले तो याद ही है, यस और नो, या नहीं याद है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हो, बट अगेन यहाँ पर -A0/2 के आ जाता है, यहाँ आंसर आता -A0/2 के, तो माइनस कभी नहीं आता टी हाफ में, तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाता। तो बी और डी में से मैंने क्वेश्चन देख के सोचा तो था कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप पुट करके देख लेते थोड़ा सा तो आसानी हो जाती। एन क्या है, ऑर्डर है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, निकालिए आंसर आप। चलिए, आपको गिवन है फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन a Lineweaver-Burke plot gave the intercept value 200 mole inverse second. If the initial enzyme concentration is 10 की power -8 molar, the turnover number is, क्या होगा turnover number? अच्छा, आप इसे निकालिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, वाटर बॉटल फिल करके, कोई कहीं नहीं जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। 2 मिनट्स में आई एम कमिंग बैक, 2 मिनट्स का ब्रेक है, आप लोगों को भी अगर वॉशरूम जाना हो आइए, और फिर यहीं से हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है। 2 घंटे की क्लास है।
ऑप्शन इनकरेक्ट है फिर तो। सॉल्व करें हम? शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन? देखो यहां पर लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की बात हुई है, तो वो क्या प्लॉट करता था? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वर्सेस आर, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, इसमें स्लोप क्या आता था? स्लोप वाज इक्वल टू km by Vmax, राइट? और इंटरसेप्ट कितना आता था भाई? कमेंट करो, कहां चलेगा? हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? एक बार जल्दी से बोलेंगे। यस मैम, Vmax 1 by Vmax आएगा। अब देखो आपको गिवन क्या है यहाँ पर? Vmax किसके इक्वल होता है हमेशा? ध्यान रखना, K2 इंटू ई नॉट, यही हमारी Vmax होता है। मैक्सिमम रेट किसके इक्वल होता है? जब जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के इक्वल हो जाए, राइट? अब आपको निकालना क्या है यार? देखो यहाँ पर Km by Vmax को मैं क्या लिख सकती हूँ? Km by K2 इंटू ई नॉट। आपको क्या क्या गिवन है? इफ दी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है इंटरसेप्ट, तो 1 बाय K2 इंटू ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 200 मोल इनवर्स सेकेंड, राइट? और आपको यहाँ पर ई नॉट भी गिवन है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, हाँ देखो यहाँ पर अब आपको निकालना क्या है? टर्नओवर नंबर निकालना है, दैट इज K2 बाय Km का रेशियो निकालना है। तो देखो इसको ऐसे कर ले हम, एक सेकेंड ना, आपको 1 बाय K2 इंटू ई नॉट 200 गिवन है, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ K2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय 200 इंटू ई नॉट, जो क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है 10 की पावर -8, राइट? क्लियर? तो यहां से ये आ गया हमारा, राइट? अब हमें यहां से क्या निकालना है? K2 बाय Km की वैल्यू। तो वो कैसे निकाल सकते हैं यहां से हम? इन्होंने स्लोप की वैल्यू नहीं दी है ना, आपने कैसे कर दिया? ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। देखो यहाँ पर आपसे टर्नओवर नंबर पूछा है, हाँ अच्छा, हाँ कैटालिटिक, सॉरी कैटालिटिक, मैं जब से कैटालिटिक एफिशिएंसी सोचकर K2 बाय Km का रेशियो बता रही हूँ। टर्नओवर नंबर तो सिर्फ K2 होता है, और कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है? हाँ, कैटालिटिक एफिशिएंसी हमारा क्या होता है? K2 बाय Km होता है। तो K2 तो हम निकाल ही चुके हैं यहाँ से, बस सिंपल था ये, तो फिर इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10 की पावर +8, तो कि 2 की टर्म्स में लिखना है आपने, तो ये कितना बन जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर, सॉरी आई थिंक अब फास्ट का असर होने लगा है, ये 0.5 बनेगा। 1 बाय 2 इंटू 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर +6 हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर 5। ए ऑप्शन यहाँ पर कोई है ही नहीं, हाँ ये 9 तो बन ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर 2 है, पावर +2 है, यहाँ पर -8 है, तो 10 की पावर -6 बनेगा, ऊपर जाके 10 की पावर +6 हो जाएगा। 0.5 है ये, तो जरा मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 0.5 इंटू 10 5 हो गया, और 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 हो गया। क्लियर है? सिंपल। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन अगर आपने किसी ने आंसर किया था तो इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज कर देना, आंसर गलत है इसका भी, ठीक है? अच्छा, वैसे K2 मुझे लगा कि क्वेश्चन में आपसे कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछी गई है, K2 बाय Km, तो मुझे लगा इसीलिए क्वेश्चन आप लोग बार बार गलत बोल रहे हो कि मैम यहाँ पर स्लोप का डेटा ही नहीं गिवन है। चलो ठीक है,
अगर टर्नओवर नंबर था फिर भी गलत ही है ये सवाल। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, काफी आसान क्वेश्चन था ये, फ्री के नंबर थे वो भी। अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे। चैलेंज करने की आएगी तो चैलेंज जरूर कर लेना। हाँ तो चैलेंज करना सृष्टि, चैलेंज जरूर करना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सिंपल है ये देखते ही हो जाएगा कैसे। मैंने चीख के कराई है भाई तुम्हें। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कौन सी होती है? ये वाली, डेल बाय डेल्टा जी एट डेल जी बाय टी एट विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डेल्टा एच बाय टी स्क्वायर। तो डी का वन एक ही ऑप्शन था। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ये हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन ही होती है जो हमें चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का ग्राफ देती है। वेंट हॉफ इक्वेशन यहाँ से कौन सी है? सेकंड वाली ये रही। एंड देन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ से जो RTLN के इक्विलिब्रियम ही होता है ये। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं थोड़ा सा। कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ए होगा मैम, किया था ये क्वेश्चन सृष्टि? सृष्टि विल टेल मी कि करके आए थे बच्चे ये क्वेश्चन या नहीं। थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट हो जाती हूँ वरना मेरी चेयर पीछे खिसकते खिसकते एकदम पीछे ही चली गई थी। डूइंग मैम, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? भाई सेशन को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ। ए मैम देखो, अगर हमें कभी भी ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होता है? अगर दो रेट कांस्टेंट एक दूसरे के साथ है तो K1 इंटू K2 होगा, और जो नीचे है भाई जो उल्टा जा रहा है वो किस में होता है? डिवीजन में। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवाया था। राइट, तो K1 और K2 दोनों फॉरवर्ड है तो K1 इंटू K2 कर सकते हैं, और K-1 डिवाइडेड में है तो फिर हमने उसे नीचे ले गए। ठीक है, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैसे लिखते हैं हम? EA1 प्लस EA2 अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ -1 को क्या कर देंगे हम? सिंपली माइनस ऑफ ये कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये कहाँ पे गिवन है? फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 25 प्लस सेकंड के लिए कितनी है आपकी? सेकंड के लिए है आपकी 32, माइनस कितना करना है आपको? यहाँ से 23 करना है। तो 5, 6, 7 में से 434 आंसर आ जाएगा ये आपका। तो नियर अबाउट सी आ जाएगा ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर, नियर अबाउट सी होगा। नहीं बच्चे, इसमें जिसमें सी दिया होगा उसको आपको इधर नियर बाय अप्रोच पे जाना है, तो नियरेस्ट टू सी है इसीलिए सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप नियरेस्ट देख लोगे। सारे क्वेश्चन में फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे, वो नियर बाय देखकर कर दोगे आप इधर। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा और दिमाग लगाना है इधर। आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है यहाँ पर, तो कैसे कर सकते हो? देखो, रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? जिस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है तो K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C, और C पर हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? अगर फास्ट और स्लो कुछ भी गिवन है तो SS से लगाएंगे। राइट, तो आप लगाइए जरा इस पर SS से, तो क्या बनेगा? पहले में तो है ही नहीं कहीं भी C, इसमें हाँ डायरेक्ट ही लग जाएगा ना। फिर K2 आपका यहाँ पर
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 कितना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर सकते हो आप, देखो हाँ वही आ रहा है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहीं पर है, तो रेट इज इक्वल टू K2 इंटू सी करोगे तो K2 डायरेक्टली भी कितना है 32 है, तो इधर से भी आप डायरेक्टली 32 पर पहुंच सकते हो। हाँ क्लियर है, 32 ही आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ HCl इज दिस। आपको यहाँ पर B की वैल्यू गिवन है और आपको KT बाय HC गिवन है, भाई बताओ क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा। SS से लगाकर भी वही आया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते थे, यहाँ पर रोटेशनल पार्टीशन, देखो आप लोग एक चीज देख सकते हैं, नेट का पेपर कहते हैं ना बिल्कुल अच्छे से बाल की खाल निकलवा लेता है। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, डिस्टिंग्विशेबल नंबर ऑफ वेज निकालना, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, सबसे सवाल आ गया। HCl मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 रहती है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, K इज इक्वल टू KT बाय BHC, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में है तो B की वैल्यू, और यहाँ सिग्मा होता है। बट ये मॉलिक्यूल कैसा है, HCl आफ्टर रोटेशन, अगर यहाँ हम रोटेशन करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा, इंडिस्टिंग्विशेबल, इसलिए इसकी सिग्मा की वैल्यू 1 ही रहेगी। 180 डिग्री रोटेशन पे डिफरेंट फॉर्मेशंस बन रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला KT बाय BHC बन जाएगा। तो देखो आपको KT बाय HC गिवन है ऑलरेडी सेंटीमीटर इनवर्स में, राइट, और B की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको स्पून फीड करके दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ स्पून फीड करके गिवन है। तो आई थिंक ये आंसर 19 पॉइंट समथिंग के अबाउट आ जाना चाहिए, राइट। इसे आप जरा सॉल्व कर लो, ये आंसर 19 पॉइंट समथिंग के बराबर आ जाएगा। और पार्टीशन फंक्शन हमेशा यूनिट लेस होते हैं, ये बात ध्यान रखना, तो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये यूनिट लेस बनेगा, ठीक है। वहीं पर अगर HCl की जगह H2 दे देते तो डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू 2 हो जाती यहाँ पर, तो 2 से भी डिवाइड करना पड़ता, फिर आंसर 5 होता। तो अगर किसी ने यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू 2 ली होगी तो उसका 5 आया होगा, और आपने गलत कर दिया सवाल यानी कि, ठीक है। क्लियर भाई, यस और नो? यस मैम। कितने लोगों को मजा आ रहा है भाई सेशन में, क्वेश्चंस करने में अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? यस मैम, ठीक है, चलो वेरी वेल एंड गुड। जी मैम, देखिए तभी मैं कहती हूँ सेशन को मैक्सिमम शेयर किया करो। अब यहाँ पर 35 बच्चे बैठे हैं, ये दिस कुड हैव बीन 70, 100, 55 तक तो स्टूडेंट्स मैंने नॉर्मली बैठे हुए देखे हैं। आज इतना अच्छा सेशन था, ब्यूटी ऑफ द सेशन देखो, हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल नेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर डिस्कस कर रहे हैं, एंड स्टिल वही कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेंगे। अगर रिकॉर्डेड ही देखना है तो अब मैं क्या ही बोलूं उस पर, ठीक है चलो, मेरा मूड खराब होगा उससे, आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन करते हैं, चलिए शुरू हो जाइए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको एक ही वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। वेरी गुड, ए ही होगा। देखिए कैसे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताना है तो हमेशा EA बाय RT, एक्टिवेशन बाय RT, तो ये भी एनर्जी है जूल्स में, और R इंटू टी करोगे जूल में, तो EA बाय RT हमेशा यूनिट लेस बनेगा। तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वही आपके ए की वैल्यू आएगी, K इज इक्वल टू ए इन टर्म्स ऑफ यूनिट, क्योंकि ये तो यूनिट लेस ही है। तो आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है, लीटर, मोर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए
वैल्यूज होती है एसआई यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट। तो लीटर को ही हम क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट सेट ऑफ आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही है अनवर, बिल्कुल सही है, जोरदार, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर गियर बढ़ा के आगे चले। जी मैम, चलिए चलो। ये क्वेश्चन आया था देखो नेट के पेपर में। अब ये क्वेश्चन आया था, इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए भाई। आप क्या सोचे इस क्वेश्चन के बारे में? सोचो सोचो सोचो। कैसे होगा सी, मुझे भी बता दो, मुझे भी हिंट दे दो। मैं थोड़ी सी कमजोर हूं इस चीज में, मुझे भी हिंट दे दो कैसे होगा। आपने सी कैसे किया? एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया तो सी कैसे हुआ? संदीप साइमा, आप सी कैसे कर रहे हो मुझे वो बता दो। आप फोटो भेजने का भी ऑप्शन आता है, फोटो क्लिक कर दो, मैं यहाँ पर दिखा दूंगी कि कैसे किया आप लोगों ने। मैं भी सोचना चाहती हूँ वैसे ना। पहले तो मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन बहुत सही नहीं लगा है, क्योंकि इसके स्टेबल जनरली ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आ चुका है। 235 आप यहाँ पर लेते हैं, इसका आइसोटोप और क्रिप्टन बनाते हैं और बेरियम एज अ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये रिएक्शन कई बार आ चुकी है, बट ये वाला थोड़ा सा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इसको फर्दर इसका फिजन नहीं किया है। इनफैक्ट वो नंबर रिटेन्ड रखा है। तो जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेगा, तो एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करा दे तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? इंक्रीज 238 प्लस 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कंजर्व रहना चाहिए। सॉरी, मास नंबर कंजर्व रहना चाहिए, और एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा? 92। तो 92 अपना यूरेनियम ही है, तो यही आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसने फर्दर इसका फिजन वगैरह नहीं कराया है, इसको एज इट इज रखा है। ये छोटे फर्दर जो नेट में सवाल आया था, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं तो वो फर्दर क्रिप्टन बेरियम में तोड़कर 2 न्यूट्रॉन्स और एमिट करता है। तो वो इसकी फिजन रिएक्शन थी, यहाँ से फिजन नहीं कराया इसका। सिंपली पूछा है कि क्योंकि क्रिप्टन बेरियम वो सब गिवन ही नहीं है, सब में 92, 93, 94, तो वो आपसे बेसिक रिएक्शन जानना चाह रहा है कि ये रहा यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 से चेंज होगा, तो आपको कंजर्व करना है मास। तो 238 प्लस 1 239, एटॉमिक नंबर वही का वही कंजर्व्ड, तो आइसोटोप बनेंगे ये दोनों। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सॉरी डिफरेंट मास नंबर, राइट। चलो, तो जितने श्योरिटी से सी बोला था, आई थिंक आंसर समझ में आ गया होगा कि सी इज नॉट द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तभी मैं कहती हूँ जो आंसर आप श्योरली बोल रहे हो थोड़ा करके देखा करो ना आराम से। बी मैम, बी आया था इसका, इसको करो सॉल्व। बी कर लो सॉल्व पहले, फिर ही बोल लो। तुम इतना श्योरली लास्ट टाइम सी भी बोल रहे थे, वो बिल्कुल हो गया बी। ठीक है, आरएक्नो स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। आरएक्नो के लिए कौन सी फॉर्म बननी चाहिए? BnHn6 नेगेटिव। देखते हैं यही बन रहा है या नहीं। दिव्याश्री इज हियर। देखो C2 B7 एंड H13 है, तो एक कार्बन यूनिट, एक BH यूनिट के आइसोलोबल है, तो लिख सकते हैं B2 H2 B7 H13। 7 और 8 9, तो B9 है, और H कितना है यहाँ पर? 15 है। तो आप लिख सकते हैं B9, H9 लिखेंगे तो कितने हाइड्रोजन जाने पड़ेंगे, कितने प्रोटॉन जाएंगे? 6, तो -6 आ जाएगा, +6। H पॉजिटिव हम यहाँ से निकाल देंगे तो -6 चार्ज आएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। यस और नो? आरएक्नो के लिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया है।
क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? प्रदन्या, सृष्टि, अनवय, दिव्यश्री, यस मैम। ठीक है, चलो अगला सवाल ये आया था प्रीवियस ईयर में, देखते हैं। आपको गिवन है नाइट्रोजन CH3, ये आपका प्रीवियस ईयर नेट और गेट दोनों में आया हुआ सवाल है। एंड इसका स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वेयर नाइट्रोजन सिलिका H3 सिलिका H3 सिलिका H3 इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, राइट? तो देखो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, पर ये जो फॉर्म है ये प्लेनर होती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। और अगर कार्बन और सिलिकॉन में देखा जाए तो डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीजेस, तो सिलिकॉन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी ट्रू है, बट ये से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी, बट ये कनेक्टेड नहीं है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है का, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इस ए स्टेटमेंट का कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो लोन पेयर रिपल्शन करेगा, तो इस तरीके से डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वेकेंट 3D है, ये रहा वेकेंट 3D और ये रहा वेकेंट 3D। तो फिल्ड 2p से वेकेंट 3 में बैक डोनेशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या गेन करता है? प्लेनारिटी गेन करता है। तो इसका करेक्ट रीजन ये होगा। इंडिविजुअल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इंडिविजुअल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो? शुभ्रजीत, अ वेरी गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल 1 घंटे 40 मिनट जल्दी आ गए आप आज सेशन में, क्या बात है। यस मैम, आप लोग जो लेट आते हैं आप लोगों को पता नहीं लग पाता सेशन है, या फिर आप टहलते टहलते आ जाते हैं कि चलो देखते हैं आज मैम क्या करा रही हैं। चलो एनीवेज क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ऐसे नेट में क्वेश्चंस आए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगेन अगला क्वेश्चन करते हैं। मैम भटक जाते हैं, तो भटक भटक के आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा भटकते हैं फिर सेशन में आते हैं, ऐसा मतलब। बी मैम, सी मैम, सब तरह के आंसर्स मुझे मिल चुके हैं। जरा देखते हैं। बोल रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया HNO3 की तरह, जो बिहेव करता है एज अ बेस। तो बेस का काम क्या करता है? होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने का। तो जब हम HF डालेंगे तो जो NO3 है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करता है यहाँ पर? ये इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो H पॉजिटिव को गेन करे वो बेस होता है।
तो ये बनाता है H2NO3 पॉजिटिव और यहां पर बनता है F नेगेटिव, राइट। नहीं, यहां पर जो आपका HF है, राइट, तो यहां से आपका H पॉजिटिव F नेगेटिव होगा, तो ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो A स्टेटमेंट ट्रू है, वो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। A स्टेटमेंट ट्रू है जब HNO3 में हम बिहेव एज अ बेस करता है, जब HF यूज करते हैं तो वो क्या करता है, बिहेव की बेस की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उस केस में ये H पॉजिटिव को गेन करता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, रिसर्च पेपर का क्वेश्चन था, ये मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में। एक स्टूडेंट ने और भी पहले पूछा था, बट बहुत पहले, 2 साल पहले, मुझे अब 3.5 साल हो चुके चीज कराते कराते। 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था, मुझे याद है। आई थिंक ये जो आपकी वेबसाइट है जहाँ क्वेश्चन सॉल्विंग चलता रहता है, तो वहां से एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे तब का याद था ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा होना था ये क्वेश्चन। बाकी इस पे अगर आपको कुछ और टिप्पणी देनी है तो बिल्कुल दे सकते हैं। उस टाइम पे मुझे याद है काफी डिबेट हुआ था इस पे, एक रिसर्च पेपर भी है। आप लोग अगर चाहे तो इस पे थोड़ा सा और मुझे कंटेंट भेजें जरूर, ठीक है। चलो, अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं 2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन है सबकी पीपीटी बनानी थी, लेकर आए थे, बस मैंने ऊपर ऊपर से देखे और मैं आपके साथ खुद ही बैठ के सॉल्व करा रही हूँ। मेरे पास कोई पहले से सॉल्व पेपर नहीं रखा है यहाँ पर। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। सबसे आसान क्वेश्चन आया था ये, आई थिंक क्लियर है। रोडियम क्लोरीन पीपीएस3 विल्किंसन कैटलिस्ट, ये तो मैंने करवाया था। मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था कि आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन करके जा रहे हैं, क्या पता कोई एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। ये भी करा था। विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ये TiCl AlEt3, ये क्या, ये कौन सा कैटलिस्ट है, जरा जल्दी बताइए। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या कराता है ये, ओलिफिन्स का पॉलीमराइजेशन, बी का 3, ए का 4, बी का 3। देन इसके बाद सी का ये क्या है, रोडियम COH PPS3, तो ये क्या कराएगा आपका यहाँ पर, आपका ये देन हाइड्रोफॉर्माइलेशन, सी का 2। देन अगला आपका HI, ये क्या है, मोन्सेंटो एसिडिक, डी का 1, तो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने भी गूगल किया, इस क्वेश्चन ने मेरी भी थोड़ी सी IQ लेवल बढ़ाया, क्योंकि देखो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कॉन्सेप्ट ये डिस्कवरर्स और डिस्कवरी भूल जाते हैं। मुझे यहाँ पर विलर्ड लिबी साहब याद थे, बट मैं बाकी भूल चुकी थी, जो मुझे खुद से गूगल करके देखना पड़ा। ऑनेस्टली मैंने बताया, ये चीज मुझे नहीं पता थी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि देखो, जैसे हमें जैसे CFT है, किसने दिया, ठीक है, लाइनस पॉलिंग ने हमें दिया, जैसे बीबीटी, तो जैसे कई सारी थियरीज हमें पता होती है, बट ये नहीं पता था, राइट। राजेश एंड सुपर हैज कनेक्टेड। ब्रिजपाल बीच में, देखो ब्रिजपाल पहले क्लास में आते हैं, एक अटेंडेंस लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर एंड में एक मुआयना करने आते हैं कि सब कुछ बराबर से चल रहा है या नहीं। एक बार देखने चलता हूँ इंस्पेक्शन करने। क्यों बीपी, तुम्हें डर है कि मैम कुछ गलत ना पढ़ा दे? हाँ भाई, या फिर बाकी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले वही कर लेते हैं। देखो, एक तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते थे बिल्कुल ही, मैं करवाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका आप लोगों के साथ निकाला भी है इसका सोल्यूशन। देखो यहाँ पर जो ए है उसका करेक्ट मैच होगा 3, जो लॉरेंस साहब है इन्होंने साइक्लोट्रॉन दिया था। और ये कैसे देख सकते हैं, अच्छा कितनों ने ओपनहाइमर देखी है, वहां पे साइक्लोट्रॉन बताया था, तो मुझे वहां से ये याद थे लॉरेंस, ठीक है। तो ए का 3 था, ठीक है। तो मूवीज थोड़ी काम की भी देखा करो ताकि चीजें रिलेट हो जाए। ए का 3, देन उसके बाद यहाँ पर लिबी ने, यहाँ पर विलर्ड लिबी, इनका था कार्बन डेटिंग, तो देखो C4 ये सभी में ही है, तो उन्हें भी पता था, ये सभी को याद होगा, ये मुझे भी याद था, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी हान एंड स्ट्रॉसमैन, इनका कॉन्सेप्ट था, क्लियर है। तो डी का करेक्ट मैच 1 होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
सो सॉरी, यस एक्चुअली काफी अर्जेंट कॉल था, बेसिकली डिलीवरी एजेंट का ही कॉल था, ऑलरेडी मैं 3 बार पिक नहीं कर पाई थी, सो दैट इज वाई, सो सॉरी फॉर कीप यू गाइज वेटिंग। बट इस बार अगर मैं सही में पिक नहीं करती तो वो सामान ही ले जाते बिल्कुल ही, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। चलो तो स्टार्ट करें, ठीक है? इट्स ओके मैम, मुझे दिल से बुरा लगता है एक्चुअली मुझे किसी को वेट कराना पसंद नहीं है, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पे तो क्लास होती है एंड उसमें भी कुछ दिक्कत हो तो बिल्कुल मुझे। अच्छा तुम लोग आपस में बात कर रहे थे कि आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र, वेरी गुड। चलो तुम्हारा भी चिट चैट सेशन हो गया। तो यहाँ पर जो हैन एंड स्ट्रेसमैन है, यहाँ पर उन्होंने इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी का दिया, तो यहाँ पर डी का हो गया है 1 एंड यहाँ पर सी का तो 4 था ही, ए का 3 था, तो बी का 2, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट सेट ऑफ आंसर। थोड़ा याद रखना यार, क्योंकि हो सकता है आगे चल के भी आप एग्जाम दो तो ये यूज हो जाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये सेशन का आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद पूरा क्लास खत्म होता है। विच फोस्फोरस हैव फ्लेकी टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर? ये आंसर बताइए। व्हाइट फोस्फोरस? सीरियसली? जरा दोबारा चेक करो। जरा दोबारा चेक करो इसे। ए ऑप्शन मैम, आई थिंक इट वुड बी ब्लैक फॉस्फोरस। सी, ब्लैक फॉस्फोरस विल बी द करेक्ट आंसर। इट हैज द फ्लेकी कंपोजिशन, जो मुझे याद है और जो मैंने पढ़ा है। बाकी इस पर आप लोग ओपनली डिबेट कर सकते हैं, ठीक है? कोई रिसर्च पेपर है जो आपकी बात को प्रूव कर सकता है तो मैं बिल्कुल अपना आंसर बदलूंगी, बट रिसर्च पेपर लेकर आइएगा। कोई वेबसाइट मत उठा लाना कि मैम देखो इस वेबसाइट पे एक स्टूडेंट ने आंसर पूछा था और इसका रिप्लाई ये आया और 5 लोगों ने इसे अब वोट किया है, तो वैसा वाला आंसर नहीं चाहिए, कॉन्क्रीट आंसर देना, ठीक है? चलिए तो पहले मुझे बताइए कैसा लगा है नेट का पेपर सोल्यूशन देखकर? अच्छा लग रहा है, राइट? चलिए, सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और मैंने आप लोगों के साथ यहाँ सोल्यूशन कराया, आप लोग भी अपने फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जो मैंने मेहनत की आप लोगों के साथ उसका थोड़ा सा रिजल्टेंट आप लोगों के साइड से दिखना चाहिए। यस, और जो लोग सेशन को देख रहे हैं भाई, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे, लिखांशु सिंह, ठीक है? एंड वहां पर आपको सारे फ्री क्लासेस दिख जाएंगे। बेसिकली फॉलो करके, मुझे इसमें कुछ नहीं होता, आपको वहां से अपडेट आ जाएगा कि मैम की क्लास लाइव हो गई है। तो अपडेट चाहिए तो आप वहां पर फॉलो करते हो तो उस प्रोफाइल से आपको अपडेट आ जाते हैं कि क्लास इज गोइंग टू बी लाइव, ताकि आपको पता रहे आप बीच सेशन में ना आए, ठीक है? एंड अगेन फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है आपको CSIR नेट सब्सक्रिप्शन पे, 27 जुलाई तक ऑफर वैलिड है। कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, लेख लाइव, LEKHLIVE, यहाँ से आपको 50% ऑफ से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड